हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए बीएसईबी द्वारा इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर के दीर्घोत्तरीय प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। साथियों, इंटरनेट पर जारी केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव के 3 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से तीनों वीडियो को जरूर देखें। साथियों, यदि हम लोग केमिस्ट्री के दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करें तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न संख्या 21 से 26 तक में आता है और 21 से 26 तक में टोटल 6 क्वेश्चन, और इस 6 क्वेश्चन में से हम लोगों को मात्र किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना होता है। जैसे कि हमारा 21 नंबर में है, 1 नंबर में है कि रोबल, यहाँ रोबल नहीं है, मिस्टेक हो गया साथ, यहाँ होगा राउल्ट। राउल्ट का नियम क्या है? यदि हम लोग राउल्ट के नियम की बात करें तो इस नियम के अनुसार विलायक का आंशिक दाब विलायक के मूल अंश के तथा विलय का आंशिक दाब विलय के मूल अंश के सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है साथियों राउल्ट का नियम? राउल्ट के नियम के अनुसार विलायक का आंशिक दाब विलायक के मूल अंश तथा विलय का आंशिक दाब विलय के मूल अंश के सीधा समानुपाती होता है। अतः हम कह सकते हैं कि P1 समानुपाती x1। P1 क्यों? क्योंकि यहाँ कहा गया था कि विलायक का आंशिक दाब, विलायक के आंशिक दाब को क्या चीज से लिखते हैं? P1 से, और इसका मूल अंश को क्या चीज से लिखेंगे? x1। तो P1 समानुपाती x1। और दूसरी बात इसमें कहा गया कि विलय का आंशिक दाब विलय के मूल अंश के समानुपाती, तो विलय के आंशिक दाब को लिखते हैं P2 से और विलय के मूल अंश को x2 से, अतः P2 समानुपाती x2 हो गया। अतः इस तरह हम कहेंगे P समानुपाती x1 तथा P2 समानुपाती x2। यही हमारा क्या है? राउल्ट्स लॉ है। क्या है राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ के अनुसार विलायक का आंशिक दाब विलायक के मूल अंश के समानुपाती तथा विलय का आंशिक दाब विलय के मूल अंश के सीधा समानुपाती होता है। इसके बाद 21 का बी नंबर में है, वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन से किसी विलय के आणविक द्रव्यमान के निर्धारण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्या है क्वेश्चन साथियों? क्वेश्चन है कि वाष्पदाब के सापेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब के सापेक्षिक अवनमन को कहते हैं इंग्लिश में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर एंड प्रेशर, अर्थात शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं RLVP। तो RLVP से किसी विलय के आणविक द्रव्यमान के निर्धारण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो यहाँ पे है कि वाष्पदाब का सापेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब के सापेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट्स ने एक लॉ दिया था, और इस लॉ के अनुसार किसी भी विलयन का वाष्पदाब का सापेक्षिक अवनमन घुल्य के मूल अंश के बराबर होता है। किसी भी विलयन का वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, इस यहाँ जो यहाँ वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन है, इसे शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं RLVP। तो राउल्ट्स लॉ का कहना है कि RLVP घुल्य के मूल अंश के बराबर होता है। घुल्य के मूल अंश को क्या चीज से लिखते हैं? x2 से, अतः RLVP बराबर क्या हो गया? x2। यही है हमारा क्या चीज? राउल्ट्स लॉ है। किससे रिलेटेड? यह है RLVP से रिलेटेड। तो राउल्ट्स लॉ से तो हम लोग जानते हैं कि RLVP बराबर क्या होता है? RLVP बराबर x2 होता है। और हम लोग जानते हैं कि RLVP का सूत्र होता है P01 माइनस P1 बटे P01, और यहाँ पे बराबर में क्या है? x2 है। तो यहाँ पे जो x2 है, हम लोग क्या करेंगे? इस x2 का वहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अब तो इधर हमारा क्या था? इधर था P01 माइनस P1 बाय P01 इज इक्वल टू, यहाँ था x2, तो x2 का फॉर्मूला होता है N2 बाय N1 प्लस N2। अब अगर हम लोग मान लें कि N2 जो है, N2 बहुत 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 ज्यादा छोटा है N1 से, N1 से इतना छोटा है, N1 से इतना छोटा है N2 कि N2 लगभग किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। तब हम लोग लिख सकते हैं P01 माइनस P1 बाय P01 इज इक्वल टू N2 बाय N1। N2 की जगह पे कितना रख दिए? 0, तो 0 जुट के कितना हो जाएगा? N1। अब क्या करते हैं? N2 और N1 का फॉर्मूला पुट करते हैं। इधर जैसा था वैसा ही रख दिए, और इधर N2 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? N2 बराबर फॉर्मूला होता है W2 बाय M2। इसके बाद बटे था तो बटे दे दिए, फिर N1 का भी वैल्यू पुट कर दिए। N1 का होता है W1 बाय M1। अब ये वाला जो हमारा बटे है, इसका मतलब होता है भाग, तो भाग को जब हम लोग गुना में करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो इधर जैसा था वैसा ही लिख दिए बराबर, और ऊपर में जो था ये सेम आ गया, और भाग को कर दिए किसमें? गुना में, और ये वाला हमारा पलट के हो जाएगा M1 बाय W1। अब क्या हो गया?
अब इतना हो गया है, ये वाला यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। अब क्या, इसका हम लोग कर देते हैं त्रियक गुना अर्थात क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे P01 माइनस P1 है और इतना गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना हो गया और फिर इधर P1 से जो है इसमें गुना हो जाएगा, तो P01 अगुना इतना हो गया। और हमें चाहिए था विलय का आणविक द्रव्यमान, तो विलय का आणविक द्रव्यमान को क्या चीज से लिखते हैं, M2 से। तो इधर जो हमारा M2 है इसको छोड़ के शेष सभी को इधर कर देंगे। इधर ये सब हमारा गुना में था, इधर आगे हो गया भाग में, तो इस तरह से निकल गया M2 बराबर P01 इंटू W2 इंटू M2 बाय P01 माइनस P1 इंटू W1। यह निकल गया विलय का मोलर मास किसकी सहायता से, RLVP की सहायता से। अब हमारा क्वेश्चन है अभिक्रिया की अनुकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताएं। साथियों, यदि हम लोग अभिक्रिया की अनुकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर देखें तो अनुकता जो है यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अभिक्रिया की अनुकता कभी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि कोटि शून्य होता है। शून्य भी होता है, 0 1 2 सब होता है, लेकिन अनुकता कभी भी 0 नहीं होगा। अनुकता का ही दूसरा नाम है आणविकता। अनुकता को ही कहते हैं आणविकता। तो अभिक्रिया की जो आणविकता है यह कभी भी शून्य नहीं होगा, जबकि कोटि शून्य होता है। आणविकता हमेशा पूर्णांक में आता है, पूरा पूर्णांक में, जबकि कोटि भिन्नांक अर्थात भिन्न के रूप में भी आ जाता है। आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, जबकि कोटि एक प्रायोगिक मान होता है। आणविकता ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता है, जबकि कोटि ताप और दाब दोनों पर निर्भर करता है। तो यह अंतर हो गया किसके किसके बीच, अभिक्रिया की अनुकता और कोटि के बीच। अनुकता और कोटि में क्या क्या अंतर है, अनुकता और कोटि में अंतर है कि सबसे पहला अंतर कि अनुकता शून्य नहीं होता है, कोटि शून्य होता है। आणविकता हमेशा पूर्णांक में होता है, कोटि भिन्नांक में होता है, भिन्नांक में भी होता है, पूर्णांक में भी, दोनों में होता है। आणविकता सैद्धांतिक मान है, जबकि कोटि प्रायोगिक मान है। आणविकता ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता है और कोटि ताप और दाब पर निर्भर करता है। इसके बाद हम लोगों का 22 का बी में क्वेश्चन है लायोफिलिक एवं लायोफोबिक सॉल में अंतर। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि लायोफिलिक एवं लायोफोबिक में अंतर। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक में अंतर यह है कि लायोफिलिक को आसानी से बनाया जा सकता है, जबकि लायोफोबिक को आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। लायोफिलिक उत्क्रमणीय होता है, जबकि लायोफोबिक अनुत्क्रमणीय होता है। लायोफिलिक का स्थायित्व अधिक होता है, जबकि लायोफोबिक का स्थायित्व बहुत कम होता है। लायोफिलिक रंगहीन अर्थात कलरलेस होता है, जबकि लायोफोबिक रंगीन अर्थात कलरफुल होता है। लायोफिलिक स्नेही अर्थात आकर्षक होता है, जबकि लायोफोबिक स्नेही नहीं होता है अर्थात आकर्षक नहीं होता है। लायोफिलिक का डीपी जो है परिक्षेपित प्रावस्था, यह अकेला अणु होता है, जबकि लायोफोबिक का डीपी अर्थात परिक्षेपित प्रावस्था वह अणुओं का समूह होता है। तो यह था हमारा लायोफोबिक और लायोफिलिक सॉल में अंतर। नेक्स्ट नंबर 23 का प्रश्न है बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम के निष्कर्षण के विधि को संक्षेप में लिखें। क्या था क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन था कि बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम के निष्कर्षण की विधि को संक्षेप में लिखें। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम के निष्कर्षण का निम्नलिखित चरण है। वह जो बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्नलिखित चरणों में होता है। सबसे पहले बॉक्साइट का सांद्रण किया जाता है। सबसे पहले बॉक्साइट को कौन सी विधि से, निक्षालन विधि से सांद्रण किया जाता है। इसके बाद जो हमारा सांद्रित बॉक्साइट प्राप्त हुआ तो उसको कहते हैं Al2O3। तो Al2O3 जो है इसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिना। Al2O3 क्या है, एल्यूमिना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि बॉक्साइट को सांद्रित कर लेना है निक्षालन विधि से। इसके बाद जो हमारा Al2O3 अर्थात एल्यूमिना प्राप्त होता है, इस एल्यूमिना से एल्युमिनियम का निष्कर्षण हॉल हेरोल्ट विधि से किया जाता है। यानी सबसे पहला हमारा क्या हो गया, सबसे पहला हो गया सांद्रण करवाना है निक्षालन विधि से। इसके बाद जो हमारा यौगिक प्राप्त हुआ, जो हमारा एल्यूमिना होता है, उस एल्यूमिना से एल्युमिनियम का निष्कर्षण करने के लिए उसे हॉल हेरोल्ट विधि से गुजारा जाता है। और इस विधि में क्या होता है, हॉल हेरोल्ट विधि में, इस विधि में एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट अर्थात Na3Al(F6) अनुसूत्र होता है क्रायोलाइट का। तो हॉल हेरोल्ट विधि में एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट को मिश्रित कर द्रवित कर दिया जाता है। किसको किसको, एल्यूमिना के साथ
क्रायोलाइट को मिलाकर द्रवित कर दिया जाता है और अब द्रवित मिश्रण को लोहे की टंकी में वैद्युत अपघटन कराया जाता है, जिसमें जो हमारा टंकी है वह टंकी कैथोड का तथा जो छड़ है वह एनोड का कार्य करता है। तो कैथोड पर एल्यूमिनियम जमा हो जाता है और एनोड पर CO तथा CO2 गैस प्राप्त होता है। तो याद रहेगा साथियों, यही था हमारा विधि क्या करने का। यह विधि था बॉक्साइट से शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करने का। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों को बॉक्साइट का निक्षालन विधि से सांद्रण कर लेना है। इसके बाद जो सांद्रण होगा तो सांद्रण होने के बाद हमें प्राप्त होता है Al2O3। इस Al2O3 को क्रायोलाइट के साथ मिश्रित करके द्रवित कर देना है और अब इस द्रवित मिश्रण को लोहे की टंकी में वैद्युत अपघटन कराना है। और जैसे ही वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो इससे कैथोड पर एल्यूमिनियम और एनोड पर CO तथा CO2 गैस प्राप्त होता है, जो रिएक्शन से समझा जा सकता है। यहाँ पे Al2O3 है और क्रायोलाइट दे करके वैद्युत अपघटन कराया गया तो क्या हुआ, कैथोड पर प्राप्त हो गया एल्यूमिनियम और एनोड पर प्राप्त हो गया ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में रहता है। तो इस तरह से बॉक्साइट से शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हमारा 24 नंबर का प्रश्न है, आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, इसे समुद्री घास से कैसे प्राप्त किया जाता है। साथियों, यदि हम लोग आयोडीन के मुख्य स्रोत की बात करें तो आयोडीन का मुख्य स्रोत समुद्री घास, चिली साल्ट, पीटर, प्राकृतिक ब्राइन और समुद्री मछली इत्यादि है। यह जो आयोडीन है एक खनिज है और यह इसका स्रोत, मुख्य स्रोत मेनली रूप से समुद्री घास। इसके अलावा समुद्री घास के साथ साथ चिली साल्ट, पीटर, प्राकृतिक ब्राइन, समुद्री मछली, ये सब भी है जिससे हम लोग आयोडीन प्राप्त करते हैं। तो आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या सब हो गया, आयोडीन का मुख्य स्रोत हो गया समुद्री घास, चिली साल्ट, पीटर, प्राकृतिक ब्राइन, समुद्री मछली इत्यादि। इसमें क्वेश्चन है कि समुद्री घास से कैसे प्राप्त किया जाता है इसको। तो यहाँ पे लिखा गया कि समुद्री घास से आयोडीन प्राप्त करने की विधि। समुद्री घास से आयोडीन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले समुद्री घास को अच्छी तरह सुखा दिया जाता है। इसके बाद सूखे हुए घास को गहरे गड्ढे में सावधानी पूर्वक जलाया जाता है और फिर जो जलाने के बाद जो राख प्राप्त होता है उस प्राप्त राख को जल में मिलाकर आंशिक उस रवाकरण कराया जाता है। और जैसे ही रवाकरण कराया जाता है तो रवाकरण से अधिक घुलनशील Ki तथा NaI अर्थात पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड मातृद्रव्य में बचा रह जाता है। और अब इस मातृद्रव्य में H2SO4 मिलाकर गर्म कर दिया जाता है, जिससे आयोडीन वाष्प के रूप में निकलता है। और अब उस वाष्प रूपी आयोडीन को संघनित करके आयोडीन प्राप्त कर लिया जाता है। तो यह था हमारा समुद्री घास से आयोडीन प्राप्त करने की विधि। क्या क्या करना है, सबसे पहले समुद्री घास को अच्छी तरह सुखा लेना है, उसके बाद गहरे गड्ढे में डालकर उसे सावधानी से जला लेना है। इसके बाद उससे जो राख प्राप्त होता है उस राख को जल में मिलाकर आंशिक उसका रवाकरण करवाना है। और रवाकरण के कारण जो अधिक घुलनशील पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड है वह मातृद्रव्य में बचा रह जाता है। और मातृद्रव्य में अब क्या करना है, H2SO4 मिलाकर गर्म कर देना है। जैसे ही गर्म करेंगे तो आयोडीन वाष्प बन करके ऊपर चले जाएगा और उस गैस को फिर संघनित करके हम लोग आयोडीन प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों का 25 नंबर का प्रश्न है, ए और बी में है। ए में है रोजेनमुंड अवकरण क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है इस पे। साथियों, यदि हम लोग रोजेनमुंड अवकरण की बात करें तो यह एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एसिल क्लोराइड को प्लेडियम तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्डिहाइड में बदला जाता है। रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है, एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें एसिल क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदल दिया जाता है। एसिल क्लोराइड को किसमें, एल्डिहाइड में बदला जाता है। किसके किसके उपस्थिति में, तो PD अर्थात प्लेडियम और बेरियम सल्फेट, इस दोनों की उपस्थिति में एसिल क्लोराइड को बदल दिया जाता है एल्डिहाइड में। तो यही अभिक्रिया क्या है हमारा, यही अभिक्रिया है रोजेनमुंड अवकरण। जैसे यहाँ पे देखिए, यह जो हमारा एसिल क्लोराइड है PD और BaSO4, इस दोनों की उपस्थिति में इसको बदल दिया गया है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या पहचान था, CHO, तो एल्डिहाइड में बदल दिया गया। तो एसिल क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदलने की प्रक्रिया को ही कहते हैं रोजेनमुंड अवकरण, जिसमें उत्प्रेरक के रूप में प्लेडियम तथा बेरियम सल्फेट होता है। इसके बाद हमारा 25 का बी में है परकिन अभिक्रिया। यदि हम लोग परकिन अभिक्रिया की बात करें
तो परकीन अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड को एलिफेटिक अम्ल बनाया जाता है। परकीन अभिक्रिया क्या है? एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड को एलिफेटिक अम्ल बनाया जाता है। और इस अभिक्रिया का खोज किए थे परकिन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया परकिन अभिक्रिया। तो परकिन अभिक्रिया का खोज किसने किया? परकिन ने किया। और इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी वसा अम्ल के सोडियम लवण और इनके एनहाइड्रेट के साथ गर्म किया जाता है। रोज परकिन अभिक्रिया में क्या होता है? परकिन अभिक्रिया में एरोमेटिक एल्डिहाइड को वसा अम्ल के सोडियम लवण, एरोमेटिक एल्डिहाइड को वसा अम्ल के सोडियम लवण और एनहाइड्रेट के साथ गर्म कर दिया जाता है, जिससे एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफेटिक अम्ल में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं हम लोग बेंजेल्डिहाइड है, बेंजेल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, और यह है हमारा एसिटिक एनहाइड्रेट। तो यही था यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप का है। यह एल्डिहाइड को एनहाइड्रेट के साथ गर्म करके और किससे बदल दिया गया? अम्ल में, एलिफेटिक अम्ल में। एसिटिक अम्ल या सिनेमिक अम्ल, यह सब हमारा क्या है? एलिफेटिक अम्ल है। तो यही है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड को एनहाइड्रेट की उपस्थिति में एलिफेटिक अम्ल बनाने की प्रक्रिया को ही कहते हैं परकिन अभिक्रिया। अब हमारा नेक्स्ट 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे किए जाते हैं? कैसे होता है परिवर्तन एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म में? एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म कैसे बनाया जाता है? साथियों, जब एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म बनाना होता है तो एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म बनाने के लिए दो चरण होते हैं। सबसे पहले चरण में एसिटिलीन का ऑक्सीडेशन के द्वारा उसको एथेनॉल में बदल दिया जाता है। एसिटिलीन जिसका अनुसूत्र C2H2 होता है और रासायनिक नाम एथीन होता है। तो इस एसिटिलीन का ऑक्सीडेशन कराकर उसे बदल दिया जाता है एथेनॉल में। और अब एथेनॉल को आयोडीन तथा NaOH के साथ रिएक्शन करा करके आयोडोफॉर्म बनाया जाता है। जो कि यहाँ पे रिएक्शन से देख सकते हैं कि जो हमारा C2H2 अर्थात एसिटिलीन, एसिटिलीन का ऑक्सीडेशन कराकर एथेनॉल में बदला जाता है, और एथेनॉल का फिर आयोडीन और NaOH इसके साथ अभिक्रिया कराकर आयोडोफॉर्म में बदल दिया जाता है। तो इस तरह से एसिटिलीन को आयोडोफॉर्म में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल से एसीटोन कैसे बनता है? एसिटिक अम्ल से एसीटोन बनाने के लिए भी दो चरण होते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले चरण में क्या करना है कि एसिटिक अम्ल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराकर कैल्शियम एसीटेट बनाया जाता है। क्या किससे किसको बनाना था? एसिटिक अम्ल से बनाना है एसीटोन को। तो इसके लिए एसिटिक अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे अभिक्रिया होगा तो वह बदल जाएगा किसमें? कैल्शियम एसीटेट में। अब इस कैल्शियम एसीटेट को गर्म कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा एसीटोन। बिल्कुल इजी था। करना क्या है? एसिटिक अम्ल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा करके उसे बदल देना है कैल्शियम एसीटेट में, और फिर अब सेकेंड स्टेप में कैल्शियम एसीटेट को गर्म कर देना है। बस क्या प्राप्त हो जाएगा? एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। जो यहाँ रिएक्शन से समझा जा सकता है, यह जो है हमारा यह क्या है? एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का अभिक्रिया हुआ किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और जैसे ही अभिक्रिया हुआ तो वह बदल गया किसमें? कैल्शियम एसीटेट में। और जैसे ही फिर कैल्शियम एसीटेट को गर्म किए हैं तो क्या मिल गया? उससे मिल गया एसीटोन। साथियों, इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12th के लिए इंटरनेट पर जारी केमिस्ट्री के दीर्घोत्तरीय प्रश्न के उत्तर को देखा, और ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी दिया गया है, जिस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप लोग उन सभी वीडियो को भी जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।